Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने तीनों कमीशंस कंप्लीट कर ली थी. बस उसका जो एक सेक्शन रह गया सेक्शन 65 वो हम आज की वीडियो में करेंगे. और साथ ही में ये एक्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है. आज हमने मेडिएशन का करना है और एक या दो वीडियोज़ में हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 65 द प्रोसीजर्स फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस. कि अब जो नोटिस पास कर दिए जाते हैं कमीशंस के द्वारा, फाइनल नोटिस जो भी वो ऑर्डर अपना पास करती है वो किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, कैसे वो नोटिस भेजा जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज द नोटिस मस्ट बी सर्व्ड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कमीशन और द अदर मोड्स ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. मतलब जो भी ऑर्डर पास किया जाता है बाय द नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो जो भी ऑर्डर पास करते हैं उसके एक नोटिस प्रिपेयर करके ऑपोजिट पार्टी को भी जिसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है प्लस द कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन किया, दोनों को भेजा जाता है. तीन मेथड्स है उसके, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस. और तभी भेजा जाएगा जब उसे कमीशन से अप्रूवल मिल जाएगा. इन तीनों मेथड्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का भी आजकल पता ही है, ई मोड्स हमारे चल रहे हैं, उनसे भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसमिशन कर सकते हैं. सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स कैन सर्व द नोटिस एट देयर प्रोवाइडेड एड्रेसेस विद अ नोडल ऑफिसर हु इज डेजिग्नेटेड टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस सच नोटिस. अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो उन्हीं एड्रेसेस पे नोटिस पहुंचाती है जो एड्रेस लिखवाया जाता है. कंप्लेंट के टाइम पे जो भी एड्रेस लिखवाया जाता है उसी एड्रेस पे भेजा जाता है. दोनों पार्टीज का एड्रेस लिखवाया जाता है, कंप्लेनेंट का भी और ऑपोजिट पार्टी का भी, उसी एड्रेसेस पे भेजा जाता है. और साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है जो कि उन नोटिस को एक्सेप्ट करता है. अब नोडल ऑफिसर कौन होता है? हर एक बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट एक ऑफिसर को रखती है, अपने पास डेजिग्नेट करके रखती है जो कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में नोटिस को एक्सेप्ट करता है जो भी पास किए जाते हैं, प्लस उन्हीं नोटिस को फिर उन कंप्लेनेंट की और जो ऑपोजिट पार्टी है उनके एड्रेसेस पे भेजती है. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज द नोटिस सर्विस प्रोसेस. अब प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या लिखा है? Acknowledgement or the receipt from the opposite party or the complainant is received by the district commission, state commission or the नेशनल कमीशन. ऑर्डर ऑफ जो भी उन्होंने नोटिस बनाया था, ऑर्डर ऑफ नोटिस वो उन्होंने भेज दिया. अब उस नोटिस के जो रिसिप्ट होती है, चाहे वो ऑपोजिट पार्टी लिख के दे रही है चाहे कंप्लेनेंट, वो रिसीव कौन करती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. Second is if the receipt is endorsed by a postal employee or authorized person, it indicates the refusal to take the delivery or accept the notice. जो भी रिसिप्ट है, जो एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट ऑपोजिट पार्टी या कंप्लेनेंट ने दी है और अगर वो एंडोर्स की जाती है किसी पोस्टल एम्प्लॉय के थ्रू या किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू, तो ये मान लिया जाता है कि उन्होंने उस नोटिस को जो कि कमीशन ने पास किया था, नोटिस जो कमीशन ने अपना सर्विस नोटिस दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया. ये दिखलाया जाता है कि अगर किसी भी पोस्टल एम्प्लॉय के थ्रू एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है तो ये मान के चला जाता है कि उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है. द थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन और द स्टेट कमीशन डिक्लेयर्स द नोटिस हैव बीन सर्व. डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि क्या नोटिस सर्व कर दिया गया है या नहीं. The fourth is if the notice was properly addressed, prepaid and sent by the registered post, a declaration is made even if the acknowledgement is lost or misplaced within 30 days. In case जो हमारे कंप्लेनेंट और जो ऑपोजिट पार्टी उन्होंने कोई एक्नॉलेजमेंट दी थी या कोई रिसिप्ट दी थी, अगर वो एक्नॉलेजमेंट गुम हो जाती है या मिसप्लेस हो जाती है 30 दिन के अंदर अंदर और जो नोटिस उन्होंने भेजा था वो प्रॉपरली एड्रेस था, प्रीपेड था, तो मान लिया जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट जो भी है वो गुम हो गई हुई है. तो मान लिया जाएगा कि जो डिक्लेरेशन है, जो कमीशन ने डिक्लेरेशन बनाई थी ना, जो कमीशन ने डिक्लेरेशन अपनी भेजी थी सर्विस के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट या ई मोड के थ्रू, वो मान लिया जाएगा कि डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर ली गई है. ठीक है. द फोर्थ इज, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये था नोटिस सर्विस प्रोसेस. अब इसका लास्ट पॉइंट क्या है? द नोटिस इज सर्व्ड टू द ऑपोजिट पार्टी और द कंप्लेनेंट्स मस्ट बी एड्रेस्ड to their business or the profession location and to the complainant's actual and the voluntary residing place. जो भी नोटिस कमीशंस भेजती है, चाहे वो अपोजिट पार्टी को भेजी हो चाहे कंप्लेनेंट को भेजी हो, तो उसी एड्रेस पे भेजी जाएगी जो उन्होंने लिखवाया होता है, चाहे वो उनका बिजनेस का लोकेशन एड्रेस हो, चाहे जहाँ पे उनका प्रोफेशन की लोकेशन है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे उनका घर का एड्रेस है वहाँ पे भेजा जाता है. जो उनका एक्चुअल एड्रेस है वहीं पे भेजा जाएगा नोटिस, या बिजनेस लोकेशन पे, या जहाँ पे उनका प्रोफेशन है, या जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे. सो ये था हमारा सेक्शन 65 प्रोसीजर्स फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
कमीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो न्यू टॉपिक आ रहा है दैट इज मेडिएशन। मेडिएशन हमने एक सेक्शन 37 पढ़ा था जिसमें हमने देखा था रेफरेंस टू मेडिएशन कि अगर इन केस कमीशन को लग रहा है कि ये केस लीगल प्रोसीडिंग्स के बिना ही बातचीत से सॉल्व किया जा सकता है तो उसको मेडिएशन के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी मेडिएशन क्या है, इनमें कौन कौन पर्सन होते हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग है, उसकी बात की गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेडिएशन। सो मेडिएशन में सबसे पहले आता है सेक्शन 74 जिसमें बात की गई है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर मेडिएशन सेल, कि ये जो मेडिएशन सेल्स हैं किस तरह से बनाई जाती है, कौन बनाता है, क्या इनकी फंक्शनिंग है, वो सारी। तो इसमें क्या लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ कंज्यूमर मेडिएशन सेल टू बी अटैच्ड टू ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन ऑफ दैट स्टेट। कि स्टेट गवर्नमेंट इन मेडिएशन सेल्स को बनाती है और जो मेडिएशन सेल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उनको अटैच कर दिया जाता है या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ या फिर स्टेट कमीशन के साथ। Further, the CG also empowers to establish a consumer mediation cell to be attached to the National Commission and each of the regional benches. जो मेडिएशन सेल स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई उनको अटैच कर दिया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन के साथ, और जो मेडिएशन सेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उनको बना के किसके साथ अटैच किया जाता है, नेशनल कमीशन के साथ, और जो नेशनल कमीशन के आगे रीजनल बेंचेस होते हैं उनके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। अ कंज्यूमर मेडिएशन सेल शेल कंसिस्ट ऑफ सच पर्सन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और हर एक मेडिएशन सेल में वही पर्सन होते हैं जो कि हमारे एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं कि कौन कौन इसमें होना चाहिए, कितने पर्सन होने चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी मेंशन्ड होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, एवरी कंज्यूमर मेडिएशन सेल शेल मेंटेन, क्या होना चाहिए इस मेडिएशन सेल में, पहला कि अ लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड मेडिएटर्स, एक लिस्ट होती है एम्पैनल्ड मेडिएटर्स की। मेडिएटर्स कौन है, जो पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है, जिन पर्सन्स को रखा जाता है एज मेडिएटर्स ताकि वो काम कर सके अपना, जो भी मेडिएशन सेल में जो भी केसेस आते हैं उनको जो भी सॉर्ट आउट करना होता है अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। मतलब जो पर्सन्स रखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेडिएटर्स कहते हैं इन द मेडिएशन सेल्स। बी क्या है, अ लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द सेल, कौन कौन से केसेस जो कि ये मेडिएशन सेल्स हैंडल करेगी उसकी एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। द सी पॉइंट इज रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, क्या क्या कौन कौन से केसेस उन्होंने कर लिए हुए हैं सॉल्व, कौन कौन से केसेस उनके पास आए हैं, कौन कौन से केसेस की हियरिंग्स हो चुकी है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। द डी पॉइंट इज एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन है जो कि रेगुलेशंस के द्वारा बता दिया जाता है कि आपने ये चीज़ें भी मेंटेन करके रखनी है, वो सारी करके रखी जाती है। पहला क्या है, एम्पैनल मेडिएटर्स की एक लिस्ट, फिर कौन कौन से केसेस हैंडल किए जाएंगे, फिर एक पूरा प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्ड, और इसके अलावा जो भी हमारे रेगुलेशंस के द्वारा स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि उन्होंने क्या क्या मेंटेनेंस करके रखनी है। इसके बाद क्या लिखा है, एवरी कंज्यूमर मेडिएशन सेल शेल सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन टू विच इट इज अटैच्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। अब हमने क्या देखा, दो होती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है मेडिएशन सेल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाती है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ अटैच होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो नेशनल कमीशन के साथ अटैच होती है। तो अब जो ये मेडिएशन सेल्स हैं इनके पास जो भी रिकॉर्ड्स आते हैं, मान लो कि स्टेट कमीशन के पास कोई केस था, उन्होंने मेडिएशन के लिए भेज दिया, जब वो केस सॉल्व हो जाएगा तो एक क्वार्टरली रिपोर्ट्स बना के जो भी उनके पास केसेस आते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के से आए हैं उनके पास केसेस, तो रिपोर्ट बना के वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को दे देंगे। ठीक है, अगर स्टेट कमीशन से कोई केसेस उनके पास आए हैं सेल्स के पास, मेडिएशन सेल्स के पास, तो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के स्टेट कमीशन को दे देंगे जो जो उनके केसेस की प्रोसीडिंग्स हो चुकी है। उसी तरह से सेम है कि अगर नेशनल कमीशन से कोई केसेस उनके पास आए हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड बना के नेशनल कमीशन वाली प्रोसीडिंग्स का वो इन कमीशन को भेज देंगे। ठीक है, सिंपल है कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स बना के तीनों कमीशन को भेज दी जाएगी एज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, उसी मैनर में भेजी जाएगी जो हमारे रेगुलेशंस में लिखा गया। तो ये था हमारा सेक्शन 74 कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर मेडिएशन सेल कैसे होती है, उनमें क्या क्या चीज़ों की मेंटेनेंस करनी होती है। ठीक है, तो सिंपल था कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ केसेस, रिकॉर्ड्स की प्रोसीडिंग प्रॉपर एंड ऑल दैट। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन 75 एम्पैनलमेंट ऑफ द मेडिएटर्स। अब इसमें क्या है वो देखते हैं।
तो अब आता है हमारा सेक्शन 75 एम्पैनलमेंट ऑफ मेडिएटर्स कि किस तरह से मेडिएटर्स को अपॉइंट किया जाता है, उसकी बात की गई है सेक्शन 75 में। पहले इसको रीड करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ द मेडिएशन द थ्री कमीशंस, नेशनल कमीशन और द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एज द केस में बी, shall prepare a panel of mediators which is to be maintained by the consumer mediation cell attached to it on the recommendation of a selection committee consisting of the president and the member of the commission। इसमें क्या लिखा है कि जो एक सिलेक्शन कमेटी होती है ना, जिसमें कि प्रेसिडेंट और मेंबर होते हैं हर एक कमीशन के, वो इनको बताती है कि मेडिएशन सेल ने एक पैनल प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। उसमें मेडिएटर्स की एक लिस्ट होगी। अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है कि द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द एम्पैनलमेंट, प्रोसीजर फॉर द एम्पैनलमेंट, मैनर ऑफ ट्रेनिंग, फी पेबल टू द मेडिएटर्स, द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एम्पैनलमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, द ग्राउंड्स ऑन विच एंड द मैनर इन विच द एम्पैनल्ड मेडिएटर shall be removed or empaneled shall be cancelled and other matters relating thereto shall be such as may be specified by the regulation। मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि क्या प्रोसीजर है इनकी एम्पैनलमेंट का, कितनी ट्रेनिंग है, क्या फीस इनको दी जाएगी, क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाएगा, किन किन बेसिस पे इनको अपॉइंट किया जाएगा, क्यों किन किन बेसिस पे इनको रिमूव कर दिया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में रेगुलेशंस के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा जो भी मैटर्स मेडिएटर्स को अपॉइंट करने के लिए, मेडिएटर्स को एम्पैनल करने से रिलेटेड है, वो सारे हमारे रेगुलेशंस के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन से लेके उनके रिमूवल तक सब कुछ लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा, द पैनल ऑफ मेडिएटर शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब जो भी मेंबर्स अपॉइंट कर लिए गए हैं, एम्पैनल कर लिए गए हैं एज मेडिएटर्स, वो 5 साल के लिए वैलिड है। जैसे हमने देखा ना कि हर एक जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है वो 5 years के बाद चेंज होती है कॉमनली कंपनी के अंदर, उसी तरह से इस मेडिएशन सेल में जो मेडिएटर्स होते हैं वो भी 5 साल के लिए होते हैं। अगर उसके बाद रीअपॉइंटमेंट का जो भी प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे अगर इसके अंदर हुआ। बाकी वही कि 5 साल के बाद सेल दोबारा से रिवाइज की जाती है, ठीक है। अगर न्यू मेडिएटर्स अपॉइंट करने देते हो तो न्यू किए जाते हैं, ठीक है। एंड द एम्पैनल मेडिएटर शैल बी eligible to be considered for empanelment for the other term subject to the conditions as may be specified by the regulation। वही बात है, 5 साल के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल होंगे तो उनको रीअपॉइंट कर दिया जाएगा, वरना अगर उनका टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म हो गया तो उसके बाद न्यू अपॉइंट कर लिए जाएंगे, ठीक है। यही था कि जो सिलेक्शन कमीशन होती है उसके कहने पर जो कंज्यूमर मेडिएशन सेल है वो एक प्रिपेयर करती है पैनल ऑफ मेडिएटर्स, ठीक है। वो उनको मेंटेन कौन करके रखता है, कंज्यूमर मेडिएशन सेल। फिर जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, जो भी उनका अपॉइंटमेंट का तरीका, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, जो भी उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सारा हमारे रेगुलेशंस के अंदर स्पेसिफाइड है। 5 साल के लिए हमारी ये रहती है वैलिड जो भी मेडिएटर्स का पैनल है, ठीक है। अगर दोबारा 5 साल के बाद जो मेडिएटर्स एम्पैनल्ड है अगर वो एलिजिबल हुए रीअपॉइंटमेंट के लिए तो रीअपॉइंट कर लिए जाएंगे, वरना न्यू मेडिएटर्स को अपॉइंट कर लिया जाएगा। जैसे हमने कमीशंस में किया ना कि कमीशंस में मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, अगर एलिजिबल हुए तो रीअपॉइंट किया जाएगा वरना नहीं, वैसे ही सेम मेडिएटर्स में भी है, ठीक है। अब सेक्शन 76 नॉमिनेशन ऑफ द मेडिएटर्स फ्रॉम द पैनल। इसमें क्या लिखा है, द 3 कमीशंस व्हाइल नॉमिनेटिंग एनी ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पैनल ऑफ द मेडिएटर्स रेफर्ड इन सेक्शन 75 कंसिडर इज सुटेबिलिटी फॉर रिजॉल्विंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व। अब इसमें क्या लिखा है, अब नॉमिनेशन क्या है। अब उन्होंने देखो ना एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली थी, हमने सेक्शन 75 में देखा कि एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखती है हमारी कंज्यूमर मेडिएशन सेल। अब उस लिस्ट में से ऑफिशियली जिन पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है एज मेडिएटर्स उसको हम कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेडिएटर्स फ्रॉम दी पैनल, कि एक प्रॉपर अब पक्का हमने मेडिएटर्स को अपॉइंट करना है तो नॉमिनेशन होगी। तो इसमें वही लिखा कि जो तीनों कमीशन है जब नॉमिनेट करते हैं पर्सन्स को उसकी सूटेबिलिटी को कंसिडर करके देखते हैं, उसकी सूटेबिलिटी को कंसिडर किया जाता है कि वेदर ही इज सूटेबल फॉर रिजॉल्विंग द इशूज़, कंज्यूमर इशूज़ जो भी आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो एलिजिबल है ना, कंसिडरेबल है ना, कि वो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाएगा, इन्वॉल्व किया जा सकता है उसको या नहीं किया जा सकता। इन सब चीज़ों को देख के ही नॉमिनेशन की जाती है। तो ये था सेक्शन 76 की नॉमिनेशन ऑफ मेडिएटर्स फ्रॉम दी पैनल। अब आते हैं सेक्शन 77 ड्यूटी ऑफ द मेडिएटर टू डिस्क्लोज द सर्टेन फैक्ट। अब इन मेडिएटर्स को नॉमिनेट भी कर लिया, सेक्शन 75 में हमने पैनल प्रिपेयर किया, सेक्शन 76 में हमने नॉमिनेशन की। अब सेक्शन 77 में उनकी ड्यूटी क्या है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मेडिएटर टू डिस्क्लोज एनी पर्सनल, प्रोफेशनल और द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट। कोई भी उसका पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट में वो सारा उसने डिस्क्लोज करना है मेडिएटर ने,
ठीक है। उसके बाद क्या है, द सर्कमस्टांस विच मे गिव राइज टू द जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस और द इम्पार्शियलिटी। कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस है, कोई भी ऐसी बात है किसी भी केस में जिसमें कि एक डाउट होता है, जस्टिफाइबल डाउट आ रहा है कि उसके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड या उसके साथ इम्पार्शियलिटी हो रही है, तो उसको भी उसने डिस्क्लोज करना है। एंड द सी पॉइंट इज सच अदर फैक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। इसके अलावा कोई भी और फैक्ट्स है जो कि हमारी रेगुलेशन में लिखे गए हैं। 3 ड्यूटीज़ होती है। एक तो कोई भी अगर उसका पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंज्यूमर डिस्प्यूट में, वो भी उसने बताना होता है। कोई भी ऐसी बात है उस केस में, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस है जिससे कि एक जस्टिफाइबल डाउट आ रहा है उसकी इंडिपेंडेंस को लेके और उसके साथ अगर कोई इम्पार्शियलिटी हो रही है तो उसको लेके वो भी उसने डिस्क्लोज करना है। प्लस कोई भी और अदर फैक्ट है जो कि हमारी रेगुलेशंस में बताया गया है, वो सारी मीडिएटर की ड्यूटी है कि उसने ये फैक्ट्स डिस्क्लोज करने होते हैं। तो अब ये था हमारा सेक्शन 77 की उस मीडिएटर की ड्यूटी क्या होती है कि उसने कुछ सर्टेन फैक्ट्स है जिनको डिस्क्लोज करना ही करना है। अब है सेक्शन 78, रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडिएटर इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस होते हैं जिसमें अगर कमीशंस को लग रहा है कि मीडिएटर ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो रिप्लेस कर सकते हैं उस मीडिएटर को। तो इसमें क्या लिखा है, इसकी बात की गई है सेक्शन 78 में। इसमें क्या लिखा है, वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी इज सेटिस्फाइड on the information furnished by the mediator or on the information received from any other person including the parties to the complaint, and after hearing the mediator it shall replace such mediator by the other mediator। अगर उन्हें लग रहा है कि जिस mediator को उन्होंने केस दिया था उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हमें सही प्रोवाइड की, तो दे कैन रिप्लेस दैट मेडिएटर विद द अदर मेडिएटर। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं किसी पर्सन की बात सुन के। जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व है उसकी बात सुन के और मेडिएटर की बात सुन के उनको लग रहा है कि नहीं यार, ही इज़ नॉट रिजॉल्विंग द इशू प्रॉपरली, तो वो मेडिएटर को रिप्लेस कर सकते हैं विद द न्यू मेडिएटर। ठीक है, तो अभी हमने मेडिएटर्स का बेसिक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है मेडिएशन का। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर फॉर द मेडिएशन। अब हमारा वैसे रह भी थोड़ा ही गया है, मैं कह रही हूँ 2 वीडियोज़ और आनी है, देन द एक्ट इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो आज हमने बेसिक देख लिया कि मेडिएशन क्या होती है, इस्टेब्लिश कैसे किया जाती है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या प्रोसीजर है, सारा हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि मेडिएशन का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, ड्यूटीज़ भी देख लिया, सेक्शन 78 तक हमने सारा देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 79 से स्टार्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।